नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है मेरी पगलेट। इस कहानी के 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, ये चौथा पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस चौथे पार्ट को शुरू करते हैं। रजिया सुबह उठकर नहाकर तैयार हो गई। रमन को भी उठाया। देखो तो कितनी देर हो चुकी है, आज साइट पर नहीं जाना क्या? रमन: नहीं पागल, आज के दिन भी साइट भेज रही हो? आज पूरा दिन पूरी रात तुम्हारे साथ रहना है मुझे। और उठकर बैठ गया। रजिया को छूना चाहा तो वो दूर होते हुए बोली, रमन नहा कर आओ जल्दी। रमन को पकड़कर वॉशरूम में धकेल दिया और कहा, चलो जल्दी तैयार हो जाओ। रमन नहाकर तैयार हुआ। रमन ने रजिया को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, अब तो मैं नहा लिया हूँ ना, अब तो तुम्हें छू सकता हूँ। दोनों खो गए। रीमा की आवाज़ आई, आओ बेटे, रात में तुम दोनों ने कुछ भी नहीं खाया था, नाश्ता कर लो। दोनों अपनी अपनी तरफ से आकर नाश्ते की टेबल पर बैठ गई। रीमा: आज हॉस्पिटल नहीं जाना तुम दोनों, आज मैं जा रही हूँ, तुम दोनों घर पर ही रहो। रमन और रजिया: आप रहने दो मॉम, हम दोनों एक बार होके आ जाते हैं। रीमा: नहीं, तुम दोनों पूजा करने मंदिर जाओ, मैं आती हूँ साइड से होकर, ठीक है? और फिर वो चली गई। रमन और रजिया दोनों कार में सवार होकर पहाड़ी के पास वाले मंदिर में पूजा करने के लिए चले गए। तालाब से कमल का फूल तोड़कर दोनों मंदिर में पूजा किए। फिर दोनों नाव में बैठकर दोनों गाने लगे, मेरे साथी हो जीवन साथी मेरा साथ निभाना, किसी मोड़ पे छोड़ न जाना, मेरे साथी हो जीवन साथी। रजिया: कितने बरस आए बीत गए प्यारे वादे, प्यार वादे हम जीत गए, हमसे हारा ये सारा जमाना, मेरे साथी हो जीवन साथी मेरा साथ निभाना, हो किसी मोड़ पे छोड़ के न जाना। रमन: जहर जुदाई वाला पी ना सकेंगे, जहर जुदाई वाला पी ना सकेंगे। रजिया: बिछुड़ गए तो हम जी ना सकेंगे। रमन: बिछुड़ गए तो हम जी ना सकेंगे, याद रखना ये भूल न जाना, मेरे साथी हो जीवन साथी मेरा साथ निभाना, किसी मोड़ पे छोड़ के न जाना। रजिया और रमन: मेरे साथी हो जीवन साथी मेरा साथ निभाना, किसी मोड़ पे छोड़ के ना जाना। रजिया और रमन दोनों मस्त थे अपने प्यार में। अचानक से सुधीर सामने आ गया और कहने लगा, बहुत जी चुके रमन तुम अपनी ज़िंदगी, अब मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा। रजिया: सुधीर जी, आप मत मारिए इन्हें, इनकी कोई गलती नहीं है, आपकी बहन का प्यार एक तरफा था, प्लीज़ मेरे सुहाग को छोड़ दीजिए, मैं भी तो आपकी बहन जैसी हूँ। सुधीर को तो खून सवार था, कितना मुश्किल से ये मौका मिला है मुझे, आज मैं अपनी बहन का बदला लूँगा। और उसने गोली चला दी। रमन एक बार बच गया और कहने लगा, देखो सुधीर, जिया को जाने दो प्लीज़, तुम मेरे साथ जो कुछ करना चाहते हो कर लो, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया, तुम्हारी बहन को मैंने कभी गलत नज़रों से भी नहीं देखा। सुधीर, तूने मुझे कॉल करके क्यों नहीं बुलाया, तूने पुलिस को क्यों बुलाया? मेरे भाई की कितनी बदनामी होगी, इस शर्म के कारण मेरी बहन ने जान दे दी, मुझे उस बात का बदला लेना है। रमन और सुधीर के बीच रजिया आकर खड़ी हो गई, मुझे मार लो, आप इन्हें जाने दो प्लीज़। सुधीर तो इंसान नहीं था, पत्थर था, पत्थर दिल इंसान, उसे रजिया की बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसने गोली चलाने के लिए जैसे ही हाथ में गन पॉइंट किया, रमन ने उससे बंदूक छीनने लगा। इसी बीच गोली चल गई और रमन खून से लथपथ हो गया और रमन ने एक हाथ से सुधीर को खींचा, कहीं वो उसकी रजिया को भी ना मार दे, इसलिए उसे खींचते हुए खाई में लेकर गिर गया। दोनों हजारों फीट गहरी खाई में गिर गए। रजिया ये सब देखकर पत्थर की हो गई। आसपास मंदिर में आने जाने वाले लोगों की भीड़ ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने रजिया के घर फ़ोन किया, सभी वहाँ पर आ गए। रजिया जिंदा लाश बन गई, ना वो रोई ना चिल्लाई, सदमे ने उसे एक पत्थर बना दिया। रीमा रजिया की हालत देखकर चीख पड़ी और रमन के लिए चीख चीख कर रोने लगी। रजिया रीमा को रोते हुए देख रही थी जैसे कोई अजूबा देख लिया हो। डॉक्टर आनंद, मोनिका, सरिता, आकाश सभी को पता चला, सभी वहाँ पर आ गई। रमन के लिए सबकी आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी और रजिया की हालत तो बद से बदतर हो गई थी, अपने होश हवास सब खो चुकी थी। वहीं पत्थर पर बैठकर खूब जोर से हंसने लगी। सभी लोग उसे देखकर कहने लगे, सदमा पहुंचा है, अगर ये नहीं रोई तो पागल हो जाएगी। आखिर में सभी ने बहुत कोशिश करते रहे कि रजिया रोए,
लेकिन वह तो पत्थर की अहिल्या बन गई। रजिया उस दिन हंसना रोना सब भूल गई थी। एक पागल लड़की बन गई और हॉस्पिटल बनना बंद हो गया। फाइनेंशियर की तो इस दुनिया से विदाई ही हो गई। कितनी बुरी नज़र लग गई रमन और रजिया के प्यार को। मिलकर भी हमेशा के लिए जुदा हो गई। रमन ने तो ये दुनिया छोड़ दी, लेकिन रजिया इस दुनिया में होते हुए भी इस दुनिया का हिस्सा नहीं रही। रीमा ने बहुत कोशिश करी जिया को रुलाने की, लेकिन वो पत्थर अब जान भी नहीं बची, एक जिंदा लाश बन गई। दुनिया भर से बेखबर। पॉप्स का सदमा रमन ने भुला दिया, लेकिन रमन का सदमा कौन भुलाएगा। रजिया का घर बार सब कुछ बर्बाद हो गया, साथ में खुद भी बर्बाद हो गई। रीमा ने कहा, ये है मेरी रजिया की कहानी। इसका इलाज करवाने के लिए कहाँ कहाँ नहीं गई, लेकिन मेरी गुड़िया ठीक नहीं हुई। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मेरी रजिया को ठीक कर दीजिए। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी बेटी ठीक हो जाएगी तो ये घर बेचकर आपकी फ़ीस और इलाज का पूरा खर्चा दे दूँगी डॉक्टर साहब, लेकिन अभी मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। अखिल, माँ जी, आप बार बार मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। आप माँ समान हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जिया को ठीक कर दूँ। मैं अपनी फ़ीस जब जिया ठीक हो जाएगी तो मांग लूँगा। मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ आपका घर बिकवा कर आपसे फ़ीस लूँ। रीमा, मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए बेटा। अखिल, आप फिक्र नहीं करो माँ, रब जी ने चाहा तो बहुत जल्दी वो ठीक हो जाएगी। जिया को ठीक करने के लिए हर उस जगह लेके जाना पड़ेगा जहाँ जहाँ वो रमन के साथ गई है। उससे उसकी यादें ताज़ा की जा सकती हैं। वो चीख उठे, उसके लिए मुझे आपकी इजाज़त चाहिए। रीमा, मुझे मेरी जिया पहले जैसी हो जाए, मैं हर रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ बेटा। आज मैं हूँ, कल मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी को ये दुनिया नोच खाएगी और फिर वो रोने लगी। आप रोइए नहीं माँ जी, जिया को कोई परेशानी नहीं होगी। बेटा जी, सो जाओ, सुबह हो गई। बात करते हुए पता ही नहीं चला। नाश्ता बना दूँ? नाश्ता करके सो जाना आराम से। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए अभी, 11 बजे तक सोना चाहता हूँ। ओके माँ जी। और अखिल कमरे का दरवाज़ा बंद करके सो गया। रीमा भी जाकर 9 बजे तक सो गई। अखिल दोपहर में 3 बजे तक उठा। उससे पहले उसकी नींद ही नहीं खुल रही थी। रात भर की थकान महसूस हो रही थी। उठकर नहाकर तैयार होकर खिड़की पर बैठकर कंप्यूटर में कुछ सेव कर रहा था। रीमा ने कहा, उठ गए तुम? चलो आओ, नाश्ता कर लो और कॉफ़ी पी लो, अच्छा लगेगा। अखिल ने कहा, जी माँ जी। रीमा कॉफ़ी बनाकर और नाश्ता, रोटी सब्जी ला कर दी। लो खा लो। अखिल ने कहा, जिया कहाँ है माँ जी? वो फिर चली गई। बाहर उस पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, धूप में भी। अभी लेके आई हूँ, आप उसे तैयार कर दीजिए, मैं आज उसे हॉस्पिटल के पास लेके जाऊंगा। रीमा ने कहा, ठीक है। जिया को ठीक से कपड़े पहनाकर लेकर आ गई। अखिल ने कहा, जिया चलो घूम कर आते हैं, और उसे कार में बिठा लिया। जिया अखिल के साथ चली गई। अखिल ने हॉस्पिटल, जो कि अभी कभी रिया का सपना था, आज अधूरा बना हुआ पड़ा हुआ था। उस अधूरी बिल्डिंग को रजिया बड़े गौर से देखने लगी, जैसे उसे वो जानती हो। क्या हुआ जिया, तुम यहाँ और कभी आई हो? इस बिल्डिंग को जानती हो? जिया ने उसे देखकर मुंह घुमा लिया और चुपचाप वहीं मिट्टी पर बैठ गई। अखिल ने उसे पकड़कर उठाया। अरे अरे, कपड़े गंदे हो जाएंगे, उठो चलो चलते हैं, और उसे कार में बिठा दिया। रास्ते में जिया चुपचाप बैठी रही। अखिल ने कार जंगल की तरफ घुमाते हुए लेकर आया, लेकिन जिया को कुछ असर ही नहीं हुआ। अखिल ने अपने आप से कहा, कब ठीक होगी मेरी जान? मुझे सब्र नहीं होता अब। तुम्हारी ये हालत मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। उसकी आंखें भीग गई और वो घर आ गया। रात में अखिल ने डॉक्टर आनंद का नंबर रीमा से लेकर कॉल किया और पूछा, जिया और रमन की कुछ और कहानियाँ। दूसरे दिन फिर जिया को लेकर गया साइट पर। रोज़ सुबह शाम उसे साइट और जंगल घुमा कर लाता, शायद जिया को कुछ याद आ जाए। क्योंकि अखिल डॉक्टर था, उसे मालूम था जिया दवा से नहीं, पुरानी यादों और बातों और जज्बातों से ठीक होगी। कुछ कहानियों को दोहराना पड़ेगा। जिया को दवा के नाम पर ताकत की और भूख लगने की, यही सब दवा देते थे। जिया अंदर से जीने की उम्मीद छोड़ चुकी थी। वो सिर्फ एक जिंदा लाश बनकर जी रही थी। इंसान के अंदर जीने की इच्छा हो तो वो मौत से भी जूझ कर बाहर आ सकता है, और अगर जीने की इच्छा खत्म हो गई हो तो एक जिंदा लाश बनकर रह जाते हैं। जिया वही बनी हुई थी। जिया के अंदर जीने की इच्छा जगाना है। इसके लिए जिया को नई कहानी से पुरानी कहानी जोड़कर याद दिलाना पड़ेगा। ये अखिल करना चाहता था। आज शाम को अखिल आखिरी समय में
जो ड्रेस रमन ने पहनी थी वही ड्रेस पहनकर जिया को नदी के किनारे ले गया। जिया उस जगह को देखकर हल्का सा मुस्कुरा उठी। पता नहीं क्यों उसे क्या याद आ गया। ये देखकर अखिल का दिल बहुत खुश हुआ और वो गाने लगा, ए जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे एक एक गम को गले से लगाया है। ए जिंदगी गले लगा ले, हमने जमाने से छुपकर न जाने से पलकों के पर्दे से घर भर लिया, तेरे सहारा मिल गया है जिंदगी, ए जिंदगी गले लगा ले, हमने जमाने से छुपके न जाने पलकों के पर्दों से घर भर लिया, तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी। आज जिया ने पहली बार थोड़ा सा उस जगह पर मुस्कुराया था। अखिल को यकीन हो गया था इसी जगह पर जिया ठीक होगी। वो रोज़ लेकर उसे उसी जगह पर आने लगा। वो शाम को अक्सर कभी थोड़ा मुस्कुरा उठती, कभी बहुत उदास और कभी बिल्कुल शांत हो जाती। अखिल का दिल टूटकर बिखरता जा रहा था। जब जिया उदास और शांत हो जाती थी वो अंदर से उसका दिल चीख उठता था। आंखों में आंसू बह निकलते। ठीक हो जाओ ना यार जिया, मुझे इतना क्यों सता रही हो? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ। तुम अगर ठीक नहीं हुई तो मैं पागल हो जाऊँगा। अखिल का दिल अंदर से तड़प उठा। दुनिया में हजारों रंग हैं, मुझे क्यों ये बेरंग ही भाया। हजारों लड़कियां पागल हैं मुझ पर, मुझे प्यार भी आया तो इस पत्थर पर। तू जल्दी से ठीक हो जा पगली। एक पागल मैं हूँ एक पगली के प्रेम में। अपनी आंखों में आए आंसू अखिल पोंछ लेता है। अखिल जिया से पागलों की तरह प्यार करता है और एक जिया है सब कुछ से अनजान, दुनियादारी से बेखबर। कैसा ये प्यार है, कैसा ये प्यार है। अखिल आज जिया को कहीं घुमाने नहीं ले गया। आज उसका दिल अंदर से बहुत बेचैन है। पता नहीं क्यों उसे आज कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए आज वो अपने रूम से बाहर नहीं आया। रीमा, अखिल बेटे क्या हुआ तुम्हें? आज तुम बाहर नहीं आए? रीमा ने देखा अखिल कुछ छुपा छुपा रहा है अपनी आंखों में आंसुओं को। रीमा, क्या हुआ अखिल, रो क्यों रहे हो? माँ जी, जिया कब ठीक होगी? 6 महीने से रोज़ तो देख रहा हूँ, कब ठीक होगी? हम सबसे कब बात करेगी? रीमा, मुझे खुद बहुत टेंशन होती है बेटे, मेरे बाद इसका क्या होगा? अगर जिया ठीक नहीं हुई तो मैं भी पागल हो जाऊँगा माँ। बहुत प्यार करता हूँ मैं इस पागल से, इस पगली को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई बहुत पागल है इस पगली के प्यार में। तुम क्या कह रहे हो अखिल बेटे, तुम्हें होश है? जिया विधवा है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता माँ। एक बात और है जो मैंने तुम्हें नहीं बताई। क्या बात है माँ? मुझे जिया चाहिए, मैं उसके बिना नहीं जी सकता हूँ। जब से उसे पहली बार देखा है तब से जिया मेरी ज़िंदगी बन गई है। जिया की मासूमियत और सादगी मुझे बहुत पसंद है माँ। मैं उसे ही अपनी ज़िंदगी बनाऊँगा चाहे कुछ भी हो जाए। सिर्फ मुझे आपकी हाँ चाहिए। माँ, आप मुझे अपनी जिया के काबिल समझते हो तो जिया मुझे दे दो माँ। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूँगा। रीमा ने कहा, बेटा भगवान मुझे मेरी कोख से बेटा तो नहीं दिया, लेकिन किस्मत ने 2 बेटे दिए। एक रमन के रूप में उसे भगवान ने छीन लिया और अब अखिल के रूप में मिल गया। मैं खुद तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। मेरी बेटी को ठीक कर रहे हो, अब जिया से शादी करके मुझ पर एक और एहसान करोगे। कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ मैं, मुझे प्यार है जिया से, इसलिए उसका हाथ मांग रहा हूँ, उसका साथ पाने के लिए। जिया ठीक हो जाएगी, फिर उससे बात करने के बाद ही उसकी हाँ में मेरी हाँ है। जिया कह देगी तो मेरी हाँ है बेटे। हाँ माँ जी, जिया से पूछ कर ही शादी करेंगे। जिया की खुशी में ही मेरी खुशियाँ हैं। जिया जैसे चाहेगी वैसे ही होगा। जिया की एक बात मैं तुम्हें और बताना चाहती हूँ अखिल बेटे, सोच रही हूँ बताऊँ कि नहीं। क्या हुआ माँ? बहुत बड़ी बात है बेटे। माँ, आप मुझे बेटा भी कहती हो और ये बातें भी फिर छुपा रही हो। बताओ ना माँ, क्या बात है? बेटे, उसके बाद शायद तुम जिया से शादी नहीं करना चाहोगी। आपने अपने बेटे को ठीक से नहीं पहचाना माँ। मैं हर हाल में जिया को नहीं छोड़ सकता हूँ। उसे हर हाल में प्यार करता हूँ और करता रहूँगा। वो मुझे मिले या ना मिले, मुझे चाहे या ना चाहे, मुझसे शादी करे या ना करे, ज़िंदगी भर उसके हाँ का इंतज़ार करूँगा। अगर वो ठीक नहीं भी हुई तो भी उसी को चाहूँगा। मेरा प्यार है माँ, वो मतलब मेरा प्यार मतलबी या स्वार्थी नहीं है। जिया प्रेग्नेंट है, रमन के बच्चे की माँ बनने वाली है। क्या? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया माँ? मैं कहीं उसे गर्म दवा खिला देता तो बच्चे को नुकसान होता। मुझे तो ये लगा दवा से बच्चा गिर जाए तो अच्छा है, मैं यही सोच कर नहीं बताई। आप एक माँ होकर ऐसा कैसे सोच सकती हो? हाँ बेटे, एक माँ हूँ इसीलिए ये सोचा था। जिया पागल है, उसे खुद का होश नहीं। वो बच्चे को क्या संभालेगी? बच्चे को माँ का प्यार कौन देगा?
मुझे कुछ हो जाए तो दुनिया में उन दोनों को कौन देखभाल कर सकता है, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। ये कहकर रीमा रोने लगी। भगवान मुझे माफ़ करेंगे। आप अपनी जगह बिल्कुल सही है माँ, आपका सोचना सही है। जिया फिर उसका बच्चे को कौन देखता, अब मैं हूँ ना माँ, दोनों का ख्याल रखूँगा। कुछ टेस्ट करवाने हैं, जिया का और बच्चे का भी। कल हॉस्पिटल लेके चलेंगे, आप और मैं दोनों। ठीक है बेटे। अखिल ने खिड़की से झांक कर देखा। आंगन पर जिया चुपचाप बैठी हुई थी, अपने आप में खोई हुई। जिया को ये पता ही नहीं है ना माँ जी कि वो एक जिंदगी अपनी कोख में पाल रही है। रीमा, उसे खुद का होश नहीं है, उसे क्या पता बेटे। एक दिन बहुत उल्टियाँ कर रही थी जिया, तो मैंने डॉक्टर मोनिका को फ़ोन करके बुलाया। उसी ने बताया कि माँ जी जिया प्रेग्नेंट है। तब मुझे पता चला उसकी ऐसी हालत है कि मैं कुछ नहीं कर सकती थी। अब कोई टेंशन नहीं लो माँ, मैं हर हाल में जिया और उसके बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। और रात हो गई। सुबह 10 बजे अखिल नहा धोकर तैयार हो गया और कहने लगा, माँ जी नाश्ता करते हैं, चलो आज जिया को हॉस्पिटल चेकअप के लिए ले जाना है। जिया को तैयार कर लो। सबके लिए नाश्ता निकाल कर रीमा ने जिया को तैयार कर दिया। रीमा, अखिल और जिया तीनों कार से शहर से 30 किलोमीटर दूर एक लेडीज़ डॉक्टर के पास जिया को लेकर गई। चेकअप करवाया तो पता चला बच्चा सही है। डॉक्टर साहिबा ने बताए पूरी 7 महीने हो चुके हैं इसे प्रेग्नेंट हुई। बच्चा तो सही है लेकिन माँ में बहुत वीकनेस है, इनका खास ख्याल रखिए। फिर अखिल से, आप पति हो, इनके खाने पीने की और दवा लिख देती हूँ, टाइम पर दवाइयाँ खिलाइए वरना डिलीवरी के समय बहुत परेशानियाँ होंगी। जी डॉक्टर साहिबा। अखिल और रीमा आ रहे थे कि रास्ते में अखिल ने कार रोक दी और कहा, मैं आता हूँ, कहकर उतर गया और खूब सारे फल फ्रूट खाने पीने का सामान लेकर आया। 2 गिलास जूस लाकर रीमा को दिया। माँ, आप और जिया दोनों पियो। रीमा, बेटे ये इतने सारे सब क्यों लेकर आ गए? अखिल ने कहा, आपने सुना नहीं, डॉक्टर साहिबा ने क्या कहा, इसका ख्याल रखना है हम दोनों को। बेटा जी, आप हम दोनों के लिए फरिश्ता बनकर आए हो। उस रब का करिश्मा कोई नहीं समझ पाया आज तक। रमन को हमसे छीना और हमारे ख्याल रखने के लिए उसी महीने में तुम्हें भेज दिया। शुक्र है उस मालिक का जो हम दोनों के लिए तुम जैसे फरिश्ते भेज दिए। माँ जी, जिया को जूस पिला दीजिए ना। रीमा ने जूस जिया को पिला दिया। जिया ने दूसरे गिलास की तरफ देखा, जैसे उसे भी पीना चाहती हो, तो उसने उसे भी पिला दिया। जिया ने वो भी पी लिया। अखिल खुश हो गया। माँ, जिया ने पी लिया, अच्छी बात है। आपके हिस्से का भी पी गई। रीमा, अच्छी बात है। मुझे बहुत अच्छा लगा, आज मेरी जिया ने कोई चीज़ दोबारा पीने का मन किया। दोनों घर पहुंच गए। कार से जिया को उतार दिया। जिया अंदर चली गई तो अखिल ने कहा, कुछ अच्छा बनाना माँ खाने में, आज बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। रीमा ने पनीर और पालक की सब्जी बनाई। दाल चावल रोटी अचार सलाद पापड़ सब बनाए। अखिल ने बैठकर अपने हाथों से जिया को खिलाया और दवा भी खिला दी और कहा, आज जिया ने बहुत अच्छे से खाना खाया है ना माँ? हाँ बेटे। फिर सभी सोने चले गए। जिया रात में अचानक से बहुत ज़ोरों से चीखी। अखिल दौड़कर अपने रूम से जिया और रीमा के रूम में आ गया। क्या हुआ माँ, जिया को बोलो, वो इतनी ज़ोर से क्यों चीखी? जिया आंख बंद करके बैठी हुई थी और दीवार पर हाथ दिखा रही थी। अखिल और रीमा दोनों ने एक साथ उधर देखने लगे। देखा तो 2 छिपकलियाँ लड़ रहे थे। दोनों ने उसे भगाया और कहा, आँख खोलो जिया, देखो वहाँ छिपकली भाग गई है। जिया ने अखिल का हाथ पकड़कर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो दीवार पर छिपकलियाँ नहीं थी। रीमा ने कहा, तुम यहीं पर बैठो अखिल, मैं इसके लिए जूस बना कर लाती हूँ। अखिल जिया के बाजू उसके बेड पर ही बैठ गया और कहने लगा, जिया तुम मेरी बातों को समझती हो ना? जिया ने सिर उठाकर अखिल की तरफ देखा। अखिल, मुझे अपने हर गम दे दो जिया, तुम्हें जल्दी ठीक होना है, मेरे लिए, अपने बच्चे के लिए, एक अच्छी माँ बनना है, प्लीज़ यार। रीमा 2 गिलास जूस लेकर आई, एक अखिल को और एक जिया को पिला दिया। जिया ने तुरंत उसे पी लिया। अखिल ने पूछा, इसे भी पीना चाहती हो? जिया ने उसे देखकर अपने होठों पर जीभ फिराने लगी। अखिल ने उसे भी पिला दिया तो जिया ने वो भी पी लिया। रीमा, इसे पाइनएप्पल जूस बहुत पसंद है, पाइनएप्पल की बनी हुई हर चीज़ की बहुत शौकीन है ये, इसलिए 2 गिलास जूस पी गई। अच्छी बात है माँ, ये जो खाना चाहती है वो खिलाओ, तभी इसकी वीकनेस कम होगी। चलो सो जाओ जिया, मैं चलता हूँ अपने रूम में, कहकर उठने लगा। जिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। वो नहीं चाहती थी कि अखिल यहाँ से जाए। उसे छिपकली से अभी भी डर लग रहा था। रीमा ने कहा, तुम थक गए हो बेटे, जाओ मैं संभाल लूँगी इसे।
अखिल, कोई बात नहीं माँ, मैं इसके सोने तक बैठ जाता हूँ। और जिया को बिस्तर पर लेटा दिया और उसके सिर पर हाथ फेरने लगा तो जिया ने धीरे धीरे आंखें बंद कर ली और सो गई। अखिल धीरे से उसके बेड से उठकर खड़ा हो गया और रीमा से कहा, माँ ये सो गई है, आप भी सो जाइए, मैं यहीं बाहर बरामदे में सो रहा हूँ, कुछ भी हो तो मुझे उठा लेना। रीमा ने धीरे से कहा, बेटा तुम अपने रूम में सो जाओ, अब तो वो नहीं उठेगी, भूख लगी थी इसीलिए उठी तो छिपकली दिख गई होगी, रोज़ रात में उसे कुछ ना कुछ खिलाती हूँ। ठीक है, कुछ भी हो तो मुझे उठा लेना, गुड नाइट माँ, और सोने चला जाता है। सुबह जब अखिल उठा दिन के 10 बज रहे थे। रीमा ने उसे नहीं उठाया था, रात में बहुत देर तक जाग रहा था इसलिए। अखिल ने उठकर देखा, आज इतनी देर तक सो गया मैं, जिया को नाश्ता और दवाइयाँ देना है। जल्दी से नहाकर तैयार हुआ और नाश्ते के लिए आ गया। कहने लगा, माँ आपने मुझे क्यों नहीं उठाया। रीमा ने नाश्ता तैयार कर लिया था। वो अखिल और जिया दोनों के लिए नाश्ता लेकर आई। जिया को नहा दिलाकर तैयार करके लेकर आई। अखिल ने जिया को देखा, वो बहुत सुंदर लग रही थी। आज रीमा ने खीर पूरी छोले बनाए थे नाश्ते में, ये सब जिया को बहुत पसंद थे। अखिल ने भी बहुत शौक से ये खाना खाया और कहा, बहुत टेस्टी बना है, खीर मुझे और चाहिए माँ। रीमा ने कहा, बहुत सारे बनाए हैं बेटे, अच्छे से खा लो, तुम दोनों के लिए ही बनाया है। जिया ने भी खूब सारी खीर खाई। अखिल उसे देखकर बहुत खुश हुआ। माँ आजकल जिया को डॉक्टर साहिबा की दवाइयाँ सूट कर रही हैं, अच्छे से खाना खाने लगी है। रीमा, हाँ बेटे, और लगता है जिया को पेट में बच्चे का एहसास होने लगा है, उसके अंदर चेंजेज आ रहे हैं, अपने आप मुस्कुराने लगती है, भूख लगती है उसे, खाने के लिए ढूंढती है। हाँ माँ, बहुत कुछ चेंजेज आ रहे हैं। अखिल को अपने हॉस्पिटल से फ़ोन आया, आप आ जाइए सर, एक मरीज आया है जो किसी से भी नहीं संभल रहा, बहुत तंग कर दिया है उसने। अखिल, ठीक है, बहुत जल्दी पहुँच रहा हूँ। माँ मुझे अपने हॉस्पिटल जाना है, कोई इमरजेंसी केस आया है, मुझे जाना पड़ेगा अभी तुरंत। ठीक है बेटे जाओ, कब तक आओगे। जल्दी आऊँगा माँ, कभी कभी ऐसे केस में 1 दिन 2 दिन या फिर कई दिन लग सकते हैं, लेकिन मैं जल्दी ही आने की कोशिश करूँगा। आप जिया का ध्यान रखना और उसे अच्छे से खाना खिलाते रहिएगा। हाँ बेटे, माँ आप फल फ्रूट जूस रोज़ खिलाना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। माँ किसी को भी मार्केट भेजकर मंगवा लीजिएगा, ख़त्म हो जाए तो। दवाइयाँ टाइम से देना माँ, आप खुद समझदार हो माँ, मैं तो आते आते ही आऊँगा। रीमा अखिल को देखकर मुस्कुरा रही थी। अखिल, क्या हुआ माँ। रीमा, देख रही हूँ बेटे, मेरी जिया कितनी किस्मत वाली है, तुम उसका कितना ख्याल रखते हो। अखिल, माँ जिया अंदर से बहुत कमज़ोर है, उसको बच्चे के जन्म के समय बहुत तकलीफ़ होगी अगर हम लोग ख्याल नहीं रखेंगे अभी तो। ओके बाबा, ओके, जल्दी आना बेटे। अखिल जिया से मिलने उसके रूम में जाता है। जिया चुपचाप बैठी हुई है। जिया, ए जिया। जिया ने सिर ऊपर करके देखा अखिल को। अखिल, मैं 1 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, माँ को तंग नहीं करना, ओके। जिया ने उसे देखकर मुंह फेर लिया और अपने दुपट्टे को उंगलियों में लपेटने लगी। अखिल 2 गिलास जूस लेकर आया और उसे दिया, लो पी लो। जिया ने 1 गिलास जूस लिया और दूसरा उसे दे दिया। 1 गिलास खुद पी गई। अखिल ने कहा, इसे भी पी लो। जिया ने नहीं लिया दूसरा गिलास तो अखिल ने भी वहीं रख दिया, बाद में पी लेना, ओके, मैं चलता हूँ, कहकर रूम से निकल गया। जिया जूस का गिलास लेकर आई और उसे अखिल के हाथों में दे दिया। अखिल ने उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गया, उसे लाकर जूस पीने को कह रही है। रीमा ने कहा, पी लो बेटा, तुम्हें दे रही है, आज पहली बार किसी को कुछ लाकर दिया है, बहुत कुछ बदलाव आ रहे हैं इसके अंदर। अखिल ने कहा, हाँ माँ, सही कहा आपने। जिया के सिर पर हाथ फेरा और चला गया। जिया बाहर निकल कर आ गई और अखिल को कार में सवार होकर जाते हुए देखकर उदास हो गई। ये बात देखकर रीमा मुस्कुरा रही थी। आपका लाख लाख शुक्र है रब, मेरी बेटी ठीक हो रही है। कुछ अंदर से उसे फीलिंग्स आ रही हैं। अखिल जैसे हॉस्पिटल पहुंचा, उस मरीज को देखने गया जो उसे तंग कर रहा था। वो मरीज की बड़ी बड़ी दाढ़ी बनी हुई थी, आंखें लाल, सिर्फ कह रहा था मुझे मिलना है उससे, प्लीज़ कोई एक बार मिला दो मुझे। अखिल ने उसे दूर से ही देखा और पूछा, ये कहाँ से आया है और कौन लेकर आया है इसे। डॉक्टर प्रीतम। सर ये कोई गांव के लोग छोड़ कर गए हैं, ये जंगल में भटक रहा था, गांव वालों ने इसे खाना खिलाया, फिर यहाँ लाकर छोड़ दिया, बहुत भूखा था। गांव वाले बता रहे थे जब से ये आया है बस भागने की कोशिश कर रहा है, मुझे जाने दो, मुझे जाना है, उससे मिलना है, बस यही कही जा रहा है। अखिल ने कहा, उसे मेरे रूम में लेकर आओ। अखिल अपने रूम में बैठा हुआ था, जैसे ही दरवाज़ा खुला
उसने देखा जंजीरों से बंधा हुआ, बड़ी बड़ी दाढ़ी और मैले कुचेले कपड़ों में, लाल आंखें सूजी हुई। अंदर डॉक्टर प्रीतम उसे लेकर आए। अखिल ने उसे इशारा किया, बैठो कुर्सी पर। वो नहीं बैठा, बस कह रहा था, मुझे मिलना है, उसे बुलाओ। अखिल उसके पास गया और कहने लगा, किसे बुलाएं? क्या नाम है उसका, बताओ, मैं बुलाता हूँ। वो आदमी, उस डॉक्टर को। मैं पागल नहीं हूँ। अखिल ने कहा, ठीक है, तुम्हें नहीं सताएंगे, तुम्हें उससे मिलवाऊंगा। तुम नहा कर दूसरे कपड़े पहन लो, इनमें से बदबू आ रही है। वो नहीं मिलने वाला है ऐसे में तुमसे, वो आदमी। वो मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, मुझे नहाना है। और डॉक्टर प्रीतम ने वार्ड बॉय के साथ उसे भेज दिया, इसे नहला कर कपड़े चेंज करके लाओ। वो आदमी, खुशी खुशी से वो मिलेगी, मैं नहाऊंगा, कपड़े चेंज करूंगा। डॉक्टर प्रीतम, क्या जादू किया आपने सर, आपकी बात मान लिया। हम लोग कल से परेशान हो रहे हैं। अखिल, वो सच में पागल नहीं है, वो किसी से मिलना चाहता है, कुछ बताना चाहता है। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है इसके दिमाग में, पर वो जिससे मिलना चाहता है वो उसे देखकर पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। डॉक्टर प्रीतम, ओह, ये बात है। अखिल ने कहा, मुझे कुछ फाइल्स ला कर दो, पेशेंट की दवा लिख कर देता हूँ। जी सर। ये कहकर प्रीतम चला गया। अखिल ने रीमा को फ़ोन किया और पूछा, रजिया कैसी है, खाना खाया कि नहीं, जूस दिया आपने? रीमा, धीरे बेटे धीरे, एक साथ इतने सवालों के जवाब कैसे दूं? अखिल, सॉरी माँ। रीमा, खाना खा लिया, लेकिन जूस नहीं पी रही है, जब से तुम गए हो उदास लग रही है। अखिल, सच माँ, मुझे मिस कर रही है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, आज जिया ने मुझे मिस किया। रीमा, कब तक आओगे बेटे? बस माँ, कुछ काम पूरे करके जल्दी ही आता हूँ। ठीक है बेटे, जल्दी आ जाओ। ओके माँ। डॉक्टर प्रीतम, सर ये है फाइल, वो नहाकर तैयार हो गया है, लेकर आएँ क्या? अखिल, उसे अपने वार्ड पर ही रहने दो, फाइल चेक करने के बाद मैं आ रहा हूँ। जी सर। अखिल पूरी फाइल चेक करने के बाद उस वार्ड में गया जहाँ उस पेशेंट को रखा गया था। पेशेंट, आपने कहा था मुझे उससे मिलवाएंगे, मिलवाइए ना। देखो ना, देखो मैं नहा लिया, कपड़े भी चेंज कर लिए, अब बदबू भी नहीं आ रही है। पहले तुम ये बताओ, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आए हो और किससे मिलना है? पेशेंट, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे डॉक्टर से मिलना है, मैं पहाड़ों से आया हूँ। अखिल, अच्छा नाम तो बताओ। पेशेंट, मुझे मिलना है, डॉक्टर साहिबा से मिलवाओ। मुझे आपने कहा था मिलवाओगे, तो पहले मिलवाओ मुझे, फिर मैं बताता हूँ। डॉक्टर अखिल, चलो तुम्हें नहीं बताना तो कोई बात नहीं, मुझे अपना नाम बताओ। मेरा नाम क्या है डॉक्टर साहब, आप बताओ ना, मुझे धुंधला धुंधला याद है। मुझे डॉक्टर साहिबा से मिलवाओ, मुझे वो याद है, मैं डॉक्टर साहिबा को नहीं भूल सकता हूँ। डॉक्टर अखिल, अपने हॉस्पिटल की डॉक्टर निकिता को बुलाते हैं, ये लो डॉक्टर साहिबा, मिल लो इनसे। पेशेंट उसे बड़े गौर से देखने लगा और हंसने लगा ज़ोर ज़ोर से। वाह डॉक्टर साहब, आपने भी मुझे पागल समझ लिया, मैं कैसे समझाऊं, मुझे सब कुछ याद होते हुए भी कुछ याद नहीं आ रहा है। अखिल, ठीक है, आप खाना खाकर दवा खा लीजिए, धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। पेशेंट, मुझे खाना नहीं, डॉक्टर साहिबा से मिलवाओ। डॉक्टर अखिल का हाथ पकड़कर, मैं आपको जाने नहीं दूंगा, आप मिलवाओ उससे। आप डॉक्टर प्रीतम की बात मानो, अभी खाना खाकर दवाई ले लो, सब कुछ याद आ जाएगा। पेशेंट, ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे भूख लगी हुई है, आपको सुबह अपना नाम बताऊंगा, आप ही आना डॉक्टर साहब। सुबह 10 बजे अखिल नहा धोकर हॉस्पिटल में आया और आते ही उसने रीमा को फ़ोन किया और पूछा, जिया कैसी है माँ, नाश्ता किया उसने या नहीं, जूस पिला दिया? ठीक है बेटे, नाश्ता कर लिया अभी, आज सुबह सुबह उसे चक्कर आ गए थे, शायद आंख बंद करके सिर पकड़कर बैठी हुई थी, जूस पिलाकर सुला दिया है। डॉक्टर मोनिका को फ़ोन करके बुला कर दिखा लीजिए, ज़्यादा परेशानी हो तो। रीमा, नहीं बेटे, थोड़ा आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो बुला लूँगी। ठीक है माँ, आप जैसा ठीक समझो। डॉक्टर प्रीतम, सर उस पेशेंट को लेकर आए क्या आपके पास? हाँ। उसकी सेविंग करवाई कि नहीं? डॉक्टर प्रीतम, हो गया है सर, बड़ी हुई दाढ़ी को छोटा करवा दिया है, पूरा क्लीन नहीं करवाया है। ओके, लाओ उसे मेरे पास। अखिल उस हैंडसम बॉय को देखते ही रह गया। डॉक्टर प्रीतम से पूछा, ये कौन है और क्या लाए हो इसे? जाओ उस पेशेंट को लेकर आओ। डॉक्टर प्रीतम, सर ये वही पेशेंट है। अखिल, हाँ बैठो इधर कुर्सी पर और बताओ। जी मुझे गांव वाले बाबू कहते थे, मेरा नाम बाबू है। अखिल, हाँ आगे बोलो। पेशेंट, मुझे डॉक्टर साहिबा से मिलवाओ, आपने कहा था कि मुझे डॉक्टर साहिबा से मिलवाएंगी नाम बताने पर।
आखिर डॉक्टर साहिबा का नाम तो होगा, क्या नाम है उन डॉक्टर साहिबा का? पेशेंट, डॉक्टर रजिया, मुझे उनसे मिलना है प्लीज़। आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मिलवा दीजिए, मैं उसके घर का रास्ता भूल गया हूँ। डॉक्टर अखिल, कैसे जानते हो तुम डॉक्टर रजिया को? क्या लगती है वो तुम्हारी? पेशेंट, मैं जानता हूँ उन्हें, लेकिन ये याद नहीं कैसे जानता हूँ। हाँ, उसके पास जाऊँगा तो वो मुझे जान जाएगी, तो मेरी पहचान हो जाएगी। डॉक्टर अखिल, तुम्हें तो पेशेंट नहीं डॉक्टर होना चाहिए था, बहुत तेज़ दिमाग चलता है तुम्हारा। डॉक्टर प्रीतम, ये जो मैंने दवाई लिखी हैं, ये दवाई इन्हें दे देना, और इन्हें अलग से मेरे ऑफिस के बाजू वाले रूम में रखो, उन पेशेंट के साथ नहीं रखना। बाबू, आप मुझे डॉक्टर साहिबा से मिलवाएंगे ना? अभी चले, मैं तैयार हूँ। अखिल, आज आप आराम करो, अभी शाम को एक डॉक्टर साहब आएंगे आपसे मिलने, और फिर आपको मिलने ले जाएंगे। बाबू, मुझे डॉक्टर साहिबा से मिलना है प्लीज़। अखिल, हाँ ज़रूर मिलवाएंगे डॉक्टर साहिबा से, पहले डॉक्टर साहब से तो मिलो, वो आपको उनके पास लेकर जाएंगे, ओके? बाबू, मुझे मिलना है डॉक्टर साहिबा से, मिलवाओ ना प्लीज़। अखिल अपने केबिन से निकलकर डॉक्टर रुपेश के केबिन में आ गए और वहाँ जाकर बाबू पेशेंट के बारे में कुछ बात करते हुए, कुछ टेस्ट करने करने पड़ेंगे। डॉक्टर रुपेश, अगर ये डॉक्टर रजिया को जानता है, अपने आप को भूल गया है, लेकिन उसे नहीं भूल पाए, इससे तो यही सिद्ध होता है डॉक्टर रजिया से इसका गहरा संबंध होगा, इसीलिए वो खुद से रजिया को महसूस कर रहा है। डॉक्टर अखिल, कहीं ना कहीं कोई तो रिश्ता है, मुझे भी यही लगता है। डॉक्टर रुपेश, आप डॉक्टर रजिया को इनके सामने ले आइए ना, इससे हो सकता है कि दोनों ही ठीक हो जाएं, दोनों की याददाश्त आ जाए। डॉक्टर अखिल, रजिया की हालत ही तो ठीक नहीं है, बहुत कमज़ोर है वो, उसकी याददाश्त के चक्कर में उसके बच्चे को कोई नुकसान हो गया तो? डॉक्टर रुपेश, एक काम करो, जब रजिया बच्चे को जन्म दे देती है फिर उसको इससे मिलवाना, ये ठीक रहेगा। डॉक्टर अखिल, इसे तो सब्र ही नहीं हो रहा, रोज़ परेशान कर रहा है, बच्चे के जन्म में अभी 2 महीने हैं, तब तक ये हम सबको पागल बनाकर छोड़ देगा। डॉक्टर रुपेश, आज कुछ कुछ टेस्ट करते हैं, फिर 1-2 दिन में तुम रजिया को लेकर यहीं आ जाओ, हॉस्पिटल में ही मिलवाते हैं दोनों को, वहाँ हम सब मौजूद रहेंगे, अकेले में नहीं मिलवाएंगे, ओके? डॉक्टर अखिल, हाँ ये ठीक है, मैं आज शाम को जा रहा हूँ, तुम टेस्ट करके मुझे फ़ोन कर देना, कब लेके आना है मैं लेकर आ जाऊँगा। शाम 4 बजे निकल गया। रजिया के लिए बहुत सारे फल फ्रूट, कपड़े, ढीले ढाले कुर्ते, बाकी सब। रीमा माँ के लिए भी 2 साड़ियाँ लेकर आया। अखिल घर के सामने कार रोक देता है और जैसे ही दरवाजे पर दस्तक दिया, देख कर हैरान रह गया क्योंकि दरवाज़ा किसी और ने नहीं बल्कि जिया ने खोला था। अखिल, जिया कैसी हो? जिया उसके पीछे देख रही थी, जैसे किसी और के आने का इंतज़ार कर रही थी। फिर मायूस होकर एक तरफ सोफे पर जाकर बैठ गई। अखिल, माँ कहाँ हो आप? जिया, माँ कहाँ है? दिख नहीं रही। जिया चुपचाप आंसुओं से भरी आंखों से देखा अखिल को। अखिल तड़प कर रह गया। सब सामान एक तरफ रखकर जिया के पास आकर बैठ गया और कहने लगा, क्या हुआ जिया? माँ कहाँ है? तुम रो क्यों रही हो? जिया अखिल की गोद में सिर रखकर रोने लगी। अखिल, अरे अरे, ये क्या है? कोई मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहा है? माँ कहाँ है? कहाँ है माँ? कहाँ हो माँ आप? वो रुआज से गले से आवाज़ लगाई। रीमा बाहर से अंदर आते हुए, क्या हुआ, तुम दोनों रो क्यों रहे हो? मैं तुम दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ, समझी? अखिल रीमा के पैर छुए और कहा, कहाँ चली गई थी आप जिया को अकेले छोड़कर माँ? रीमा, बहुत परेशान कर रखा है इस जिया ने, खाना भी नहीं खाया आज और ना ही जूस पिया, इसलिए छोड़कर चली गई थी, लेकिन तुम्हारे लिए वापस आ गई। अखिल, क्यों सताती हो जिया तुम माँ को? जिया दौड़कर अपनी माँ के गले लग गई और रोने लगी। रीमा, चलो अब खाना खाओगी ना, जूस पियोगी ना? अखिल ने सारे फल फ्रूट जूस कपड़े सब माँ के हाथों में दे दिए और कहा, आपके लिए भी साड़ियाँ हैं। रीमा, ये सब की क्या जरूरत थी बेटा? अखिल, माँ भूख लगी है, चलो ना, आपके हाथों के खाने के लिए तरस रहा था। रीमा ने कहा, चलो हाथ मुँह धोकर आओ, हम तीनों खाना खाते हैं। जिया अखिल रीमा तीनों ने मिलकर खाना खाया और फिर खीर भी खाई। अखिल, माँ आपके हाथों का खाना खाने के लिए तरस गया था मैं, बहुत टेस्टी है माँ, ऊपर से ये खीर भी बहुत टेस्टी है। थैंक यू माँ। रीमा, तुम दोनों पेट भर कर खा लेते हो तो मुझे बहुत खुशी होती है। आज जिया ने भी खूब सारा खाया, जब से तुम गए थे हम दोनों ने ठीक से खाना भी नहीं खाया था, खाना खाते समय तुम याद आने लगते थे, फिर खाना ही नहीं खिला पाती थी। अखिल, चलो जूस पियो जिया, लो तुम्हारा जूस पकड़ो, अपने हाथों से पीना, समझी? मैंने भी बहुत मिस किया तुम्हारे हाथों का खाना और प्यार भी माँ।
जिया ने अपने हाथों से जूस लिया और धीरे धीरे पीने लगी। रीमा ने जिया को बड़ी गौर से देखा और अखिल से कहा, ये है तो मेरी बेटी, लेकिन बात तुम्हारी मानती है। अखिल, चलो जल्दी फिनिश करो जूस जिया, नहीं तो गर्म हो जाएगा। जो धीरे धीरे पी रही हो। जिया ने जल्दी से जूस पी लिया। उसकी मूछें बन गई जूस से, तो अखिल हंसने लगा और कहा, देखो माँ, जिया की मूछें। रीमा भी हंसने लगी और बोली, अच्छा है। जिया ने अपना मुंह बना लिया। अखिल ने जिया को उसके रूम में सुला दिया और फिर बाहर आया। रीमा माँ को बुलाकर फिर दोनों सोफे पर बैठ गई। अखिल ने कहा, माँ, आपसे कुछ जानकारी चाहिए। जिया की ज़िंदगी में रमन के अलावा कोई और था क्या? रीमा, मतलब ऐसा क्यों बोल रहे हो? अखिल ने अपने मोबाइल फ़ोन पर से एक फ़ोटो दिखाया। ये कौन है माँ, आप इसे जानते हो? रीमा ने रोशनी में लेकर फ़ोन गई और देखा तो कहने लगी, यही तो रमन है। अखिल, क्या कह रहे हो माँ, ठीक से देखो ये फ़ोटो। रीमा, बेटा यही रमन है। तुम्हें ये फ़ोटो किसने दिया? अखिल, माँ ये मैंने लिया है, उसकी फ़ोटो खींचकर अपने फ़ोन में। तुम पागल हो क्या? ये कैसे हो गया? रमन जिंदा है? तो फिर जिसको गोली लगी थी और पहाड़ों से नीचे गिर गया था, वो कौन था? अखिल, माँ रिलैक्स, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि ये रमन है। इसके लिए हमें जिया को उसके सामने लेकर जाना पड़ेगा। वैसे भी उसकी भी हालत जिया जैसी ही है, सिर्फ डॉक्टर रजिया याद है, बाकी खुद को भूल गया है। इन दोनों का प्यार पता नहीं इन दोनों को क्या क्या दिखाएगा। अखिल रात भर सो नहीं पाया। उसे रह रहकर रीमा माँ की बातें याद आ रही थी। ये तो रमन है, रमन जिंदा है। रजिया और रमन ठीक हो गई तो एक दूसरे के हो जाएंगे। फिर मैं जिया के बिना कैसे जीऊँगा? मैं नहीं जी सकता जिया के बिना एक दिन भी। यही सोचकर उसका दिमाग और दिल काम नहीं कर रही थी। वो सोच सोच कर बहुत परेशान हो गया। हाथ पैरों में भी दिमाग के साथ साथ ताकत नहीं थी, सब थक गए थे। रीमा, क्या बात है बेटे, अभी तक सोए हुए हो? दिन के 11 बज चुके हैं। अखिल, माँ आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, थकान महसूस हो रही है। रीमा ने कहा, रुको मैं आती हूँ, और जाकर कॉफ़ी लेकर आई और बोली, ये पी लो बेटा, नाश्ता करके हल्दी वाला दूध पी लो, अच्छा लगेगा, सफ़र में थक गए होंगे। अखिल चुपचाप उठकर बैठ गया और कॉफ़ी पीने लगा, कुछ भी बात नहीं की। रीमा, बेटा कुछ परेशान हो, क्या बात है? अपनी माँ को बता सकते हो। कुछ नहीं माँ, ऐसा कहते हुए उसकी आंखों में आंसू भर आए। जल्दी अखिल ने अपना चेहरा घुमा लिया। रीमा ने कहा, मैंने देख लिया बेटा, क्यों रो रहे हो? कुछ तो बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। अखिल वहाँ से उठकर वॉशरूम में चला गया और फुहारे के नीचे खड़े होकर बहुत रोया। उसके आंसू बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। 1 घंटे तक अंदर रोता रहा। रीमा ने अखिल की हालत कुछ तो समझ गई थी। रमन के मिलने से उसे जिया को खोने का डर हो गया होगा। उसने दरवाज़ा खटखटाया और आवाज़ लगाई, अखिल बेटे बाहर निकल आओ प्लीज़ बेटे, मैं किचन में गैस बंद करके आई हूँ। अखिल वॉशरूम से जैसे ही बाहर आया तो जिया को अपने कमरे में आया देख घबरा गया और जल्दी से अपने आप को ढकने लगा। जिया ने उसकी तरफ देखा और वहीं पर आकर बैठ गई। अखिल जल्दी से टी शर्ट पहनता है, लोअर पहनकर जिया के पास आकर बैठ गया और कहने लगा, क्या हुआ जिया, तुम यहाँ मेरे पास, मेरे रूम में, क्या बात है? जिया ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसे देखती रही। रीमा, तुम नाश्ते की टेबल पर नहीं थे, इसलिए आई है ये, बहुत बेचैन उठी, शायद इसीलिए देखने आई है। अखिल ने कहा, चलो जिया हम साथ में बैठकर जूस पियेंगे। जिया चुपचाप कमरे से निकलकर बाहर आकर बैठ गई। अखिल, माँ 2 गिलास जूस बना दो मेरे और जिया के लिए। रीमा, बेटा मुझे मालूम है कि तुम इतने बेचैन क्यों हो रहे हो। रमन मिल गया इसीलिए तुम जिया से दूर होने के कारण डर रहे हो। बेटा जी, लेकिन जिया मुझे लगता है तुम्हें पसंद करने लगी है, उसकी बेचैनी से महसूस होता है मुझे। अखिल, नहीं माँ नहीं, मुझे और बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं है, मुझसे ये सब नहीं सोचना चाहिए माँ। मैं भटक गया था अपने रास्ते से कुछ देर के लिए। मैं डॉक्टर हूँ माँ, रजिया को ठीक करना मेरा फ़र्ज़ है, रमन को भी ठीक करना मेरा फ़र्ज़ है। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि ये कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। जानते हैं रजिया अब किसे पसंद करेगी, डॉक्टर अखिल को या रमन को? यही देखना नेक्स्ट पार्ट में बाकी है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए शुक्रिया।